नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये बजट पर हमारा विशेष कार्यक्रम है। एक बातचीत है भारत के पूर्व वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा साहब से। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। बजट के ठीक पहले बात करना बड़ा ट्रिकी होता है। आप कॉशस हो सकते हैं कि क्या अनुमान सही निकलेंगे, क्या गलत निकलेंगे, पता नहीं एंकर क्या क्या पूछेगा, लेकिन जाहिर है कि मेरी कोशिश होगी कि आज हम लोग दोनों मिलकर के बजट को लीक कर दें। तो पहला सवाल यही होगा, क्या फिस्कल डेफिसिट की लक्ष्मण रेखा का पालन करेंगे वित्त मंत्री? देखिए, आज जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उससे तो ऐसा लगता है कि वो पालन करेंगे। हालांकि मैं जोर दे के इस मत का रहा हूं कि नहीं भी पालन करें फिस्कल डेफिसिट का जो रोड मैप है तो कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए जब तक वो रेवेन्यू डेफिसिट का रोड मैप मजबूती के साथ पालन करते हैं। तो जी, रेवेन्यू पर अभी क्या है, क्योंकि एक तरीके से तो लगता है कि रेवेन्यू का जो टारगेट है वो करीब करीब पूरा हो जाएगा, लेकिन जितना पैसा चाहिए सरकार को ग्रोथ की चीजों पर खर्च करने के लिए, उसके लिए गुंजाइश कहां है रेवेन्यू बढ़ाने की? रेवेन्यू डेफिसिट की बात मैं कर रहा था कि देखिए, अभी जो रेवेन्यू डेफिसिट है वही जो फिस्कल डेफिसिट है उसका अधिकांश भाग रेवेन्यू डेफिसिट है। यानी कि जो हम बोरो कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट की भरपाई करने के लिए, वो हम करंट कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं सरकार के, और उसको इन्वेस्टमेंट में नहीं बदल रहे हैं। ये जब मैंने फिस्कल डेफिसिट और बजट मैनेजमेंट एक्ट बनाया था तो उसके पीछे जो बेसिक सोच थी वो ये थी कि हम रेवेन्यू डेफिसिट को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और 3% तक फिस्कल डेफिसिट अगर रहे तो उसके साथ हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। तो इसीलिए मैं आज के दिन इस निष्कर्ष पर हूं कि फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा बहुत अगर आगे बढ़ाएं, जैसे आप पूछ रहे हैं कितनी राशि मिलेगी, अगर मान लीजिए कि हम अगले बजट में 3.9% फिस्कल डेफिसिट को हम लाते हैं 3.5% पर और 40 बेसिस पॉइंट कम करते हैं, अदरवाइज हम बजट में उसको 4% पर रहने देते हैं, और ये जो 50 बेसिस पॉइंट का हमको लीवे मिलता है उससे हमको 60-70 हजार करोड़ रुपया और उपलब्ध हो जाएगा, जिसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च कर सकते हैं। और अगर उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लगाएं और बैंक्स के पास भी जाएं तो इस पैसे को और दूर तक हम ले जा सकते हैं। जी, आप जो कह रहे हैं सर, इसको मैं और ठीक से समझना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि आपकी जो फिक्र है वो फिस्कल डेफिसिट की क्वालिटी को लेकर के है, भले ही वो नंबर पर कायम रह भी जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक समझा। फिस्कल डेफिसिट की क्वालिटी आज के दिन और 2008-9 के बाद से जो खराब हुई है वो इसी कारण हुई है कि हमने रेवेन्यू डेफिसिट को बेइंतहा बढ़ने दिया, जो भी कारण उसका रहा हो। जी, उसमें हमारा भारी मतभेद है उस सरकार के साथ जो यूपीए की सरकार थी, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट का क्वालिटी जो है वो चौपट हो गया 2008-9 के बजट में, और तब से चले आ रहा है। और इसीलिए क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। मान लीजिए कि इस साल का रेवेन्यू डेफिसिट प्रोजेक्टेड है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2.8% पर, तो 2.8% को हम अगर 50 बेसिस पॉइंट से कम करके 2.3 पर लाते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि वही रोड मैप है वित्त मंत्री का। जी, तो रेवेन्यू डेफिसिट को हम कम करें, उसका असर अगर फिस्कल डेफिसिट के ऊपर पड़ता है, फिस्कल डेफिसिट कम होता है तो और अच्छी बात है, तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए हमको पैसा मिलेगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हम जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 3.5%, उस पर आवश्यक रूप से अमल करें आज की परिस्थिति में। जी बिल्कुल। दूसरी चीज आपसे ये समझना चाहूंगा सर कि बहुत सारी बातें बजट के बारे में हो चुकी हैं और हम लोग बिल्कुल आखिरी दौर में बात कर रहे हैं।
बहुत बड़ा अच्छा प्लान आ सकता है, लेकिन अगर जीएसटी, लैंड और लेबर ये 3 चीजें एड्रेस न हो तो एक ठीक ठाक सा एम्बिशन भी कैसे हम उसको अमली जामा पहना पाएंगे? नहीं, जीएसटी बहुत महत्वपूर्ण है और जीएसटी निश्चित रूप से पास होना चाहिए, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर बाकी की परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, जैसे 2003-4 से लेकर 2007-8 तक रही, तो हम 8% प्लस ग्रोथ रेट लगातार अचीव करते रहे। किसी साल हम 10% के आसपास भी चले गए, कोई जीएसटी नहीं था। जीएसटी महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले जीएसटी सब कुछ कर लेगा ऐसा सोचना भी गलत है। जीएसटी से मदद मिलेगी और वो मदद मिलनी भी चाहिए, लेकिन अगर जीएसटी नहीं भी पास होता है तब भी हमें आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा जो है वो बैंक्रप्सी बिल के बारे में बात होती है। मुझे लगता है कि बैंक्रप्सी बिल को लेकर बहुत ज्यादा विरोध नहीं है और उसको पास कराने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। तीसरा, आपने जो लैंड वाली बात कही, लैंड एक्विजिशन में जो अमेंडमेंट का बिल था वो तो सरकार ने लगभग छोड़ दिया क्योंकि उसको लेकर बहुत राजनीतिक विरोध था। लेकिन मुझे लगता है कि इन तीनों में लैंड एक्विजिशन का जो कानून हमारे देश में बना है उसमें सुधार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्योग तो जमीन पर ही लगेगा और जमीन मिलेगी नहीं तो उद्योग कहाँ लगेगा, और इसलिए दिक्कत आएगी उस कानून को लेकर। जी, अब सर एक कमेंट्री ये है कि ये सरकार कोई गड़बड़ काम तो नहीं करेगी जहां तक बजट का सवाल है, लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो सरोकार हैं वो डोमिनेट करेंगे। ऐसे में जब हम कहते हैं बड़े रिफॉर्म, तो हमको सरकार के जो प्रतिनिधि है वो बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं बताओ कौन सा रिफॉर्म नहीं किया। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या इस बार का बजट चुनावों को देखते हुए गांव, गरीब, किसान, भारत को संबोधित और समर्पित बजट होगा या स्ट्रक्चरल चीजों पर काम होगा इस बजट में? क्योंकि हमारे बजट कार्यक्रम का शीर्षक है 2016 का बजट नाउ और नेवर वाली स्थिति है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। नहीं, मीडिया के आप भी बोल रहे हैं और मीडिया के कई लोग बोल रहे हैं नाउ और नेवर। मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि कभी नाउ और नेवर नहीं होता है। देश चलता रहता है, बजट साल भर का डॉक्यूमेंट आता है जाता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बजट है, तीसरा बजट है। और आपने जो बात कही, जो सवाल आपने पूछा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आज का इकोनॉमिक सर्वे आप देखें तो उसमें भी इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स पर ज्यादा जोर है और उसकी प्रशंसा की गई है कि हमने बहुत बिग बैंग नहीं किया, हम इंक्रीमेंटल रिफॉर्म किए, लेकिन अगर सबको जोड़ दिया जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो कुछ इंडिकेशन दे रहा है सरकार की थिंकिंग जो बजट में रिफॉर्म्स के बारे में है। मैं पूरी तरह से इस राय से सहमत नहीं हूं कि इंक्रीमेंटल रिफॉर्म से देश के सामने जो आज के दिन चुनौतियां हैं देश और दुनिया के सामने, उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। और इसलिए मैं जोर देकर बिग बैंग रिफॉर्म्स की बात करता रहा हूं कि बिग बैंग रिफॉर्म से हमको परहेज नहीं करना चाहिए और आगे बढ़कर बिग बैंग रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जैसा आपने कहा, वो हमको करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले बजट में वित्त मंत्री ऐसा करेंगे। तो सर अब आप ही गिना दीजिए कि ये बिग बैंग रिफॉर्म आपके हिसाब से क्या है, अगर टॉप 2-3 आइटम आप बताना चाहें तो। देखिए, बिग बैंग रिफॉर्म में एक तो टैक्सेशन रिफॉर्म है, जीएसटी। अब उस पर भी मेरा सुझाव ये रहा कि अगर वो पास करने में दिक्कत हो रही है राज्यसभा में, तो हमें कम से कम केंद्र के पैमाने पर जीएसटी लागू करना चाहिए, यानी सर्विसेज और एक्साइज ड्यूटी दोनों को मिला देना चाहिए। एक रेट हो सर्विसेज के लिए जो हमें सेट ऑफ देना है
वो हम शुरू कर दें। और हम जब देखेंगे, राज्य जब देखेंगे कि भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया, जैसे हमने पहले मॉडवैट लागू किया, सेनवैट लागू किया, तो उससे हमें फायदा हुआ, तो राज्य भी इसकी ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। लेकिन अब पता नहीं वित्त मंत्री उससे सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जीएसटी एक बिग बैंग रिफॉर्म है। उसी प्रकार जो इनकी थिंकिंग है बैंक्रप्सी लॉ की, वो एक बिग बैंग रिफॉर्म है। लेबर मार्केट में रिफॉर्म जो है वो बिग बैंग रिफॉर्म होगा। उसके अलावा जो एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस अभी भी चल रही हैं, चाहे वो पेट्रोलियम सेक्टर में हो या फर्टिलाइजर में हो, वो बिग बैंग रिफॉर्म होगा अगर उसको हम डीरेगुलेट करने की कोशिश करें। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर कि अभी बिग बैंग रिफॉर्म की आवश्यकता है। और मैं एक बात और जोर देके कहना चाहूंगा संजय जी कि बिग बैंग रिफॉर्म केवल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अकेले नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकता है, जब तक उसके साथ हम प्रशासनिक और जुडिशियल रिफॉर्म की बात भी आज के दिन ना करें। बिल्कुल सर, आपने प्रशासनिक और जुडिशियल रिफॉर्म का जिक्र किया है। छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद लौट करके पूछूंगा कि आपने पॉलिटिकल और इलेक्टोरल रिफॉर्म को इसमें क्यों नहीं जोड़ा, या जोड़ा है तो जरा उसको समझाइएगा। छोटा सा ब्रेक। सीएनबीसी आवाज पर हम कोशिश कर रहे हैं कि बजट में क्या आ सकता है, ये एक फाइनल तौर पर समझना हो तो हमारी बातचीत हो रही है पूर्व वित्त और विदेश मंत्री श्री यशवंत सिन्हा से। सर, आपने जिक्र किया कि सिर्फ इकोनॉमी के इश्यूज नहीं हैं, दूसरे बड़े इश्यू हैं। आपने जुडिशरी का और प्रशासन का जिक्र किया। पॉलिटिकल रिफॉर्म का एक डिस्कशन बहुत चला, इस वक्त उस पर कोई बात नहीं हो रही है। एनडीए सरकार का वादा था कि बहुत बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल और इलेक्टोरल रिफॉर्म पर भी हम काम करेंगे। आप उसको भी जोड़ना चाहेंगे इसमें? देखिए, जब मैं प्रशासनिक सुधार की बात कर रहा था तो इलेक्टोरल सुधार को हमने उसमें जोड़ा हुआ था। बिना प्रशासनिक सुधार के इलेक्टोरल सुधार पूरी तरह से नहीं हो सकता है, और इसीलिए दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जुडिशियल रिफॉर्म में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन के केसेस समय पर क्यों नहीं डिसाइड होते, 3 महीने में क्यों नहीं डिसाइड होते हैं? 3 महीने में तो पहला नोटिस इशू होता है। तो इस तरह इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है और काफी हद तक पॉलिटिकल रिफॉर्म, वो दोनों प्रशासनिक रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है और होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। इस वक्त जो सबसे ज्यादा नजर है वो इस बात पर है, ऐसा लगता है कि बैंकिंग की समस्या, यानी पैसा डाल करके कर्ज की वसूली करके और जो लोगों के पैसे डूब गए उनमें से प्रमोटर पर कार्रवाई करके उस बिजनेस को बचाने की कोशिश, उसके कारण फिर प्राइवेट निवेश का आना शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि उस क्षेत्र में इफेक्टिव और पर्याप्त काम हो रहा है? जब तक हम बैंक के एनपीए का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिकअप नहीं होगा, क्योंकि बैंक पैसा लेंड ही नहीं करेंगे, उधार देने को तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए इस पर अटैक करना है। सरकार ने अटैक किया है इस प्रॉब्लम के ऊपर, लेकिन और ज्यादा गंभीरता से इसको लेने की जरूरत है। और स्टार्टिंग पॉइंट इसका होना चाहिए जो 10 लाख करोड़ से ज्यादा के आज के दिन प्रोजेक्ट पेंडिंग है, उनको जल्दी से जल्दी क्लियर करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि बहुत सारा जो बैंक का एनपीए है वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स में कहीं न कहीं फंसा हुआ है। एक दफा प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगी तो एनपीए भी धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू होगा। फिर इसी के साथ बैंक रिकैपिटलाइजेशन का प्रश्न है। मैंने जोर देके कहा है और मैं मानता हूं कि वो बिग बैंग रिफॉर्म होगा अगर सरकार ये मान ले कि हम अपना जो शेयर होल्डिंग है बैंक्स में, इक्विटी है, उसको हम 51% के नीचे भी लाएंगे। आपको याद होगा कि मैंने पार्लियामेंट में वित्त मंत्री रहते हुए एक बिल
पेश किया था जिसमें हमने कहा था कि हम बैंकों में गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग 33% तक नीचे ला सकते हैं। वो बिल पास नहीं हुआ, स्टैंडिंग कमेटी में फंसा रह गया, लेकिन उसको करना आवश्यक है क्योंकि बैंकों के पास जब तक पैसा नहीं होगा उधार देने के लिए तो वो कैसे उधार दे सकते हैं। सर ये तो इसलिए कई चीजें करनी पड़ेंगी जिसमें बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को लेंड करें। जी सर, इसमें ये सरकार मुझे लगता है बिना मतलब के प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर से खुल के हाथ मिलाने को लेकर के थोड़ी सी सावधान हो गई है बिना जरूरत के। मेरा ये कहना है कि अगर हम बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करें और इस तरीके से करें कि वो शेयर मुझे और आम नागरिकों को और लोगों को बेचे जाएं, सरकार का स्वामित्व भी बना रहेगा, नियंत्रण भी बना रहेगा, लेकिन सरकार बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है इस मामले में। कोई आवश्यकता नहीं है कंजर्वेटिव होने की। वाजपेयी जी की सरकार में कैबिनेट की मंजूरी लेकर हमने जो बिल पेश किया था उसमें हमने कहा था कि सरकार का स्वामित्व कायम रहेगा। अब स्वामित्व आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं जहां 10, 15, 20% का शेयर होल्डिंग लेकर लोग कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम 33% शेयर लेकर क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हैं जब हम इसके लिए कानून बनाने की स्थिति में भी हैं। जी बिल्कुल। और हम करते क्या हैं, बैंक्स का स्वामित्व जो हमारे पास है उसका उपयोग कैसे करते हैं। हम चेयरमैन बनाते हैं, हम बोर्ड अपॉइंट करते हैं, हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। जी बिल्कुल। बाकी की बैंकिंग पॉलिसी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है। बिल्कुल। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए। और सरकार के बजट के ऊपर जो भार पड़ता है रिकैपिटलाइजेशन का, मैं कहीं पढ़ रहा था कि 70,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन के लिए। तो बताइए 70,000 करोड़ रिकैपिटलाइजेशन सरकार के बजट से हो, उसके बदले मार्केट से हो जाए और ये 70,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार के पास उपलब्ध हो जाए तो कितना फर्क पड़ेगा। जी सर, जब इतना बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसा लाने का पाइपलाइन अवेलेबल है तो इसमें एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है। वो ये है कि रेल मंत्री ने ये बताया कि LIC से पैसा लेंगे, बजट से बाहर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। लेकिन ये है कौन? ये आपका अपना ही PSU है। फिर उन्होंने कहा कि हम सेल या ONGC जैसे लोगों से भी, NTPC जैसे लोगों से भी ले सकते हैं, सेल और NTPC। ये तरीका ठीक है क्या? वाजपेयी जी के शासनकाल में हम लोगों ने शुरू किया था स्ट्रेटेजिक सेल। बिल्कुल। मतलब हम एक मुश्त जो शेयर है 20% है, 18% है, 25% है, उसको एक मुश्त बेचेंगे और टेंडर के आधार पर जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको देंगे जी। और उसके साथ ही साथ हम प्राइवेटाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ेंगे और मैनेजमेंट कंट्रोल भी उसी को दे देंगे। बिल्कुल। उसके अंतर्गत हम लोगों ने कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का प्राइवेटाइजेशन किया था और रिकॉर्ड पर यह बात है कि उस समय हमें जो पैसे मिले वो पर शेयर ज्यादा थे बनिस्बत इसके कि हमने बाजार में जाकर जो बेचा था। तो मैंने सरकार की तरफ से यह बयान देखा है कि वो लोग स्ट्रेटेजिक सेल करेंगे और डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन इसके लिए बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो फिर से अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी और मुझे लगता है कि जो टारगेट होगा बजट में उसको हासिल करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और एक निष्पक्ष जवाब, आप हमेशा निष्पक्ष रहे हैं और निष्पक्ष जवाब देंगे, लेकिन साफ जवाब देना पड़ेगा सर। वो सवाल ये है कि जो हमारे देश के वित्त राज्य मंत्री हैं जयंत सिन्हा, उनके कामकाज के परफॉर्मेंस पर आपको क्या कहना है? संजय जी, बहुत मिस्चीवस सवाल आपने किया है लेकिन मैं इसका एक जवाब इस तरह दूंगा कि अभी हाल में मेरी पत्नी और हम दोनों मुंबई गए। तो मुंबई के एक होटल में गए, वहां जहां ठहरने वाले थे। तो जो व्यक्ति हम लोगों का सामान लेकर कमरे में आया उसने हम लोगों को देखा तो ये कहा उसने कि साहब आपके लड़के जयंत सिन्हा जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो जब वो बोलते हैं टीवी में तो मैं बहुत गौर से उनकी बात सुनता हूं क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो
इस तरह की बात कान में पड़ती रहती है जहां कहीं हम लोग जाते हैं, और इसी से मैं आकलन कर सकता हूं कि शायद लोग खुश हैं उनके परफॉर्मेंस से। बढ़िया सर, ये आपने लोगों को ही एट्रीब्यूट किया आखिरकार। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।